आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। वैसे कैंडिडेट जो BPC Tier 3 में फॉर्म अप्लाई किए हैं और उनका एग्ज़ाम 15 मार्च को होने वाला है, उनके लिए मैं साइंस पर्सन का एक फिजिक्स से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो साइंस पर्सन का है वो शॉर्ट नोट्स पूरा मैराथन क्लासेस फिजिक्स का मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये थोड़ा सा क्लास देख लेंगे तो आपके फिजिक्स का क्वेश्चन, फिजिक्स पर्सन से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो कर सकते हैं आसानी से। कंप्लीट फिजिक्स इसमें मैं आपको लेकर आया हूँ, जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास। देखिए, सबसे पहला हमारा पॉइंट जो है राशि, क्वांटिटी। यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट से है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो जिसे हम लोग प्रकट कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। जिससे भी संख्या के रूप में हम लोग प्रकट करते हैं उसको राशि कहते हैं। सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ को हम लोग जिसमें उसको प्रकट करते हैं, जिस रूप में प्रकट करते हैं, उसी को राशि कहा जाता है, क्वांटिटी कहा जाता है। आप समझ सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, आपको फिगर में दिखाया गया है। फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं इसको राशि कहा जाता है। शॉर्ट में करेंगे और बहुत तेज़ी में करेंगे, ठीक है। अब हमारा राशि जो होता है वो कई तरह का होता है। तो ये देखिए, भौतिक राशियाँ इसको होती है, फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। सभी मात्रा जिन्हें मापा जा सकता है उसको हम लोग भौतिक राशियाँ कहते हैं। वह भाषा जिसे या वह भाषा जिसे एक माप के द्वारा मापा जा सकता है और जो अधिक संसार के नियमों का पालन करती है, जो पूरे संसार के नियमों का पालन करती है, उसको हम लोग कहते हैं भौतिक राशि। जैसे द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, समय, तापमान, दबाव इत्यादि हो गया। PDF में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। अब देखिए, भौतिक राशि हमारा जो होता है वो कितने तरह का होता है? तो भौतिक राशि हमारा जो होता है वो मुख्य रूप से दो तरह का होता है। एक अदिश राशि होता है, एक सदिश राशि होता है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं स्केलर क्वांटिटी और मैट्रिक्स क्वांटिटी। दो तरह के होते हैं भौतिक राशि जो होती है, एक सदिश, एक अदिश। आइए अदिश राशि को देखते हैं। अब यहाँ से PDF आपको साफ मिलेगा। स्केलर क्वांटिटी जो है, अदिश राशि जो है, वो किसको बोलेंगे? ये देखिए, ऐसी राशि जो सिर्फ डायरेक्शन पे यानी सिर्फ दिशा पे क्या करती है? दिशा पे निर्भर नहीं रहती है। ये राशि दिशा पे निर्भर नहीं रहेगी, लेकिन इसमें केवल परिणाम होगा। इसको परिणाम द्वारा ही व्यक्त किया जाता है। यानी सिंपल कह सकते हैं कि वैसी राशि जिसमें सिर्फ द्रव्यमान होते हैं, दिशा नहीं होती, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, घनत्व, ये जितने भी हैं ये क्या है? हमारे अदिश राशि होते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये आता है, इसको याद रखेंगे। समझ पाए? अब आइए सदिश राशि को देख लेते हैं। सदिश राशि हम किसको कहते हैं? यानी वेक्टर क्वांटिटीज जो है वो किसको बोला जाएगा? वेक्टर क्वांटिटीज में देखेंगे कि इसमें दिशा और परिणाम दोनों निर्भर होगा। इसमें दोनों चीज़ें रहता है, दिशा भी रहता है और परिणाम भी रहता है। अदिश में दिशा परिणाम नहीं रहता है, केवल द्रव्यमान रहता है। सॉरी, उसमें केवल परिणाम रहता है, दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसमें दोनों रहता है, जैसे बल। अब इसको एक फिगर के माध्यम से देखते हैं। बल, आप समझ गए? बल जैसे उसमें ढकेला भी जाता है और द्रव्यमान भी रहता है, तो बल हो गया। अब यूनिट देखिए, यूनिट समझेंगे। इसमें आगे क्या है? यूनिट। तो राशि अब समझ गए होंगे। यूनिट देखिए, टूल से यूजिंग वी कैन मेजर फिजिकल क्वांटिटी इफेक्टिवली। अगर मेजर क्वांटिटी में किसी भी चीज़ को हम लोग माप सकते हैं, उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। भौतिक राशि में उसको मापा जाता है, उसी को यूनिट कहा जाता है, इकाई कहा जाता है। अब हमारा यूनिट जो होता है वो दो तरीके का होता है, आप देख सकते हैं। एक होता है मूल मात्रक, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। फंडामेंटल यूनिट और डेरिव्ड यूनिट, दो तरह के यूनिट होते हैं। आइए जानते हैं क्या होता है। और राशि तो आप पढ़ेंगे, देखिए PDF में ही दिक्कत हुआ है। चलिए देखिए, अब आ गया मूल मात्रक। देखते हैं हम मूल मात्रक कितने होते हैं फंडामेंटल यूनिट में। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त है मात्रक जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होता है। मतलब सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि वैसी राशि जो स्वतंत्र होती है, इसमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है, जैसे मीटर, सेकेंड, किलोग्राम, एम्पियर, मोल, केल्विन, कैंडेला। ये सब क्या है? इसमें किसी भी मात्रा की ज़रूरत नहीं होती है और किसी अन्य राशि की ज़रूरत नहीं होती है। ये सब हमारे जो होते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक 7 तरह के होते हैं, आप देख सकते हैं।
आपको पहले से पता भी है। अब व्युत्पन्न मात्रक में देखेंगे, व्युत्पन्न मात्रक में क्या होता है कि दो या दो से अधिक मूल मात्रकों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। मतलब उसमें किसी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसमें व्युत्पन्न मात्रक में ड्रेफ्ट यूनिट में दो से अधिक मूल मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मीटर प्रति सेकेंड, दो हो गया आपका, मीटर लंबाई का हो गया, सेकेंड समय का हो गया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, F=ma, यानी दो हो गया मास और द्रव्यमान। इसको हम लोग kg मीटर पर सेकेंड में मापते हैं। स्पीड डिस्टेंस बाई टाइम होता है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में मापते हैं। ये याद रखिएगा, मीटर प्रति सेकेंड में kg मीटर सेकेंड बल को ये याद रखिएगा यूनिट, यानी मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसमें दो यूनिट की ज़रूरत पड़ रही है हमें, ठीक, दो राशियों की जरूरत पड़ी, दो मात्रा की जरूरत पड़ी, इसलिए ये व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। जिसमें एक राशि की, एक मात्रा की जरूरत पड़ी, किसी भी राशि की जरूरत नहीं है, उसको मूल मात्रक कहते हैं, जो 7 होता है आपका। तो आई होप ये समझ पाए होंगे। अब आगे देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि कौन अदिश होगा, कौन सदिश होगा, एक डायग्राम के माध्यम से है। इसमें अदिश देखिए, डिस्टेंस अदिश है, स्पीड, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, ये जितनी चीज़ें हैं ये टोटल चीज़ क्या है, अदिश राशि। इसमें देखिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम यानी संवेग, आवेग, बल, त्वरण, विस्थापन, ये जितने भी आते हैं वो क्या है, सदिश राशि, क्योंकि इसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, लेकिन इसमें केवल परिणाम होते हैं। तो आई होप समझ पाएंगे, एग्जाम्पल में आते हैं ये। तो ये सदिश और अदिश में रेफरेंस है, उसके एग्जाम्पल हैं। अभी और आगे देख सकते हैं आप, वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पावर, वेट हो जाएगा आपका उसमें, वर्क एनर्जी पावर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, ये टोटल चीज़ क्या है, टोटल चीज़ आपके अदिश राशि हैं। और ये टॉर्क, वेट, मोमेंटम, ये टोटल सदिश राशि हैं, वेक्टर क्वांटिटीज है। अब आइए यूनिट सिस्टम देखते हैं। यूनिट सिस्टम मात्रकों की पद्धति कितनी होती है, तो वो 3 तरीके का होती है। एक पहला आपका CGS, दूसरा MKS, और तीसरा जो होता है FPS होता है, और एक लास्ट जो होता है चौथा SI होता है, ठीक है। तो SI होता है, आप देख लीजिए, SI चौथा यूनिट होता है। फंडामेंटल यूनिट तो हम बता चुके हैं। देखिए ये कैसे कैसे, अब फंडामेंटल यूनिट में देखिए क्या क्या देखना है हमको, और क्या क्या इसका SI यूनिट होता है। ये टेबल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस पर ध्यान रखिएगा। लेंथ का मीटर होता है SI यूनिट, मास का किलोग्राम होता है, जिसको केजी से डिनोट करते हैं, टाइम का सेकेंड होता है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, जिसको A से डिनोट किया जाता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, और लुमिनस यानी ज्योति फ्लक्स, लुमिनस इंडस्ट्री का कैंडेला होता है, जिसको सीढ़ी से दिखाया जाता है, यानी ज्योति फ्लक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तालिका को आप याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन रहता है। अब देखिए इसमें है, अब यूनिट जो होते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट कितने तरह के होते हैं, संपूरक कोण हम जिसको बोलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ठोस कोण होते हैं, 2 तरह के एंगल होते हैं संपूरक कोण में, प्लेन और सॉलिड। इसमें देखिए यूनिट ये जो होगा समतल कोण होगा, इसको हम लोग रेडियन में मापते हैं। इसका सिंपल प्लेन एंगल में रेडियन में मापा जाता है, और सॉलिड में एस्ट्रेडियन में मापा जाता है। तो समझ गए। एंगल से अगर देखेंगे तो ये 2 तरह के होंगे, एक प्लेन एंगल होंगे, सॉलिड होंगे। सॉलिड में जो इसका मात्रक होगा, यूनिट होगा, एस्ट्रेडियन होगा, और समतल में जो होगा वो रेडियन होगा। अब आइए आगे देखते हैं। ड्रेबाइड यूनिट में उसी तरह से जो मौलिक भौतिक मात्रा से बने होते हैं उसको हम लोग ड्रेबाइड यूनिट कहते हैं। अब इसमें देखिए इसका यूनिट जो होगा कैसे निकालते हैं हम लोग, जैसे एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी ये मीटर स्क्वायर बन जाता है, चूँकि लंबाई भी मीटर में और चौड़ाई भी मीटर में, तो ये जाके क्या बन जाता है, मीटर स्क्वायर बन जाता है। अब उसी तरह से इसकी यूनिट को देखते हैं किसके क्या होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा। तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम होता है, परम ताप का केल्विन होता है, समुद्र की गहराई का फैदम होता है, गुप्त ऊष्मा जूल प्रतिक्रिया, चुंबकीय क्षेत्र गॉस, ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन, पारमाणविक मैक होता है। अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से एकदम इस तालिका को देख लेंगे। लेंस की क्षमता को डायप्टर, संवेग आवेग न्यूटन प्रति सेकंड में, पृष्ठ तनाव को न्यूटन प्रति मीटर, विभवांतर को वोल्ट में, जड़त्व क्रिया वर्ग किलोमीटर, खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष, श्यानता न्यूटन
सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसके आगे भी और है, देखेंगे। चुंबकीय फ्लक्स वेबर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलम, ज्योति तीव्रता जो होता है कैंडेला होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड, वायुमंडलीय दाब का बार होता है, चुंबकीय तीव्रता का टेस्ला, चुंबकीय प्रेरण का गाउस, ठोस कोण का स्टेडियन, कोणीय वेग का रेडियन प्रति सेकेंड। ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए सबका यहाँ पे निकाला हुआ है, कैसे निकाला जाएगा। देखिए फोर्स का निकालना है, CGS यूनिट बाई SI यूनिट 1 न्यूटन 10⁻³ ग्राम, डाइन होता है, सॉरी डाइन हो जाएगा। एनर्जी का निकालेंगे तो अर्ग होता है और ये होता है। अब वही देखेंगे तो 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻² अर्ग हो जाएगा। फिर इस तरह से मैग्नेटिक का लिखा है 1 और बराबर हो जाएगा 10⁻³ मोल हो जाएगा। तो ये काफ़ी यूनिट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे, इसे न्यूमेरिकल आते हैं। उसी तरह से एरिया को हम किस में दिखाते हैं, अब ये देख लीजिए। यूनिट मीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में, डेंसिटी को केजी किलोमीटर में, स्पीड को मीटर प्रति सेकेंड में, एक्सीलरेशन को मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, फोर्स केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, एनर्जी कूल में हो जाता है, सॉरी कैलोरी में हो जाता है। उसी तरह से पावर यूनिट को देखेंगे मीटर प्रति सेकेंड, और फोर्स न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये ST इलेक्ट्रिक चार्ज करेंट, इलेक्ट्रिक सर्किट वोल्ट में, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ओम में, ठीक ऐसे देगा। आप देखिए यहाँ पे दूरी के मात्रक क्या क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। दूरी के मात्रक, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर करता है, खगोलीय इकाई और पार्सेक, 3 चीज़ में मापा जाता है दूरी को। प्रकाश वर्ष काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आइए उसको देखते हैं कि प्रकाश वर्ष कहते किसको हैं, ये क्या है। तो प्रकाश वर्ष क्वेश्चन आता है, प्रकाश वर्ष क्या है, तो दूरी का मात्रक है 1 साल में। एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को हम लोग 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। और ये 1 प्रकाश वर्ष बराबर आपका 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.45 गुणे 9.45 गुणे 10⁻15 मीटर के रेंज में होता है। एक क्वेश्चन आ सकता है। पार्सेक क्या है, ये दूरी मापने की सबसे बड़ी यूनिट होती है, दूरी मापने की सबसे बड़ी यूनिट होती है, उसको हम लोग पार्सेक कहते हैं। और 1 पार्सेक बराबर होता है 3.08 × 10⁻18 मीटर। और खगोलीय इकाई क्या है, अब आइए इसको देख लेते हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी जो होती है उसको हम लोग खगोलीय इकाई कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.49 अपॉन 10 के पावर मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर। तो आप ये तीनों समझ गए। सबसे बड़ी इकाई जो होती है पार्सेक होती है, उसके बाद से 1 साल में जो मापा जाता है प्रकाश का दूरी कितनी चली गई है वो 1 प्रकाश वर्ष होता है। और आपका खगोलीय इकाई जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को कहा जाता है। अब इसी में देखेंगे इसका बीमा, डायमेंशन से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। देखेंगे लंबाई का L होता है और द्रव्यमान का M होता है, किलोग्राम जैसा आपको पता है, और समय का सेकंड होता है। तो इससे इसको निकालेंगे हम बीमा। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। टेम्परेचर का आपको केल्विन होता है, रेडियन होता है, थीटा होता है, लुमिनस का C होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है। आप ये जान लीजिए, यहाँ से निकालने के लिए मैं बीमा निकाला जाएगा, एक ही चीज़ हो गया है, समझ गए। बीमा वैसे निकाला। तो अब देखिए मोशन है, गति किसको कहेंगे, आइए इसको जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब कोई वस्तु अपनी स्थिति के समय के साथ बदले उसे गति की अवस्था कहते हैं। कोई वस्तु फिक्स, मान लीजिए फिक्स रखा हुआ है और वो चलना स्टार्ट कर दे, यानी समय के अपनी स्थिति को समय के साथ बदल ले, उसको हम लोग गति कहते हैं, मोशन कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे ये घोड़ा है, आप देख सकते हैं बॉल यहाँ पे स्थिर है, इसको लौटा दिया गया, अपनी स्थिति चेंज कर लेगा तो इसको कहा जाएगा गति। घोड़ा है स्थिर खड़ा था लेकिन चलना स्टार्ट कर दिया, मोशन में आ गया, ये गति हो गया। तो घोड़ा के माध्यम से समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मोशन होता कितना तरह का है। तो मोशन हमारा मुख्य रूप से 2 तरह का होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। एक समान गति इसमें रहता है यूनिफॉर्म मोशन में, उसमें समान गति होता है। तो आइए उसको देखिए, यहाँ पे इसका ग्राफ भी दिखाया गया है, मैं नीचे दिखाता हूँ। ग्राफ के माध्यम से भी मैं उसको दिखाऊंगा। जब कोई पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो इसे एक समान गति कहा जाता है, यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। जैसे देखिए समय भी यहाँ पे सेम लग रहा है,
समय भी सेम लग रहा है और दूरी भी सेम लग रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा एक समान गति कहलाएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देखिएगा, इसमें क्या होता है, इसमें एक समान अंतराल में समान दूरी तय नहीं करता है, इसे असमान गति कहा जाता है। आमतौर पर प्रकृति में सभी गतियाँ असमान होती है, सभी गतियाँ असमान ही होती है क्योंकि समय के साथ में एक समान ये चलती नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे कि दूरी समय हमारा कम लगेगा, दूरी क्या होगा, अलग हो जाएगा, और ये कर्वेड होता है। डायग्राम से आप देखेंगे कर्वेड होता है, घुमा हुआ। जो सीधा वो एक समान गति है, जो कर्वेड है वो क्या है, असमान गति है। अधिकांश असमान गति ही पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखिए टाइप ऑफ मोशन, इसके आगे देखेंगे टाइप ऑफ मोशन कितने प्रकार के होते हैं। तो रेक्टेंगुलर, सर्कुलरली, पीरियोडिक और ओसिलेटरी मोशन, 4 तरह के मुख्य रूप से होते हैं, 3 तरह के। अब रेक्टेंगुलर मोशन में देखेंगे ये क्या होता है, एक रेखीय रेक्टेंगुलर, इस प्रकार की गति एक सीधी रेखा में होती है, मतलब ये गति जो होगा एक सीधी रेखा में होगा, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स, स्ट्रेट पाथ, मार्च पास्ट, शोल्डर, ये सब क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर से होते हैं। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे गाड़ी जो जा रही है, कार जो जा रही है सीधी डायरेक्शन में जा रही है, तो ऐसे शोल्डर हो जाएंगे, सब सीधी डायरेक्शन में जाएंगे। अब देखिए दूसरा मोशन जो है वो है सर्कुलर मोशन। जब कोई पिंड एक वृत्ताकार पथ में गति करता है तो उसमें गति का वृत्ताकार पथ में चलती इस गति को वृत्तीय गति के रूप में जाना जाता है। यानी सर्कुलर, वो गति जो होगा सर्कुलर में होगा, राउंड राउंड होगा, उसी को हम लोग सर्कुलर गति कहेंगे। जैसे में मूविंग फैन, जैसे में आप एग्जांपल देख सकते हैं कि ये फैन जो है वो राउंड राउंड नाचता है। घड़ी जो है ये राउंड राउंड, घड़ी का पेंडुलम जो होता है वो नाचता है, सॉरी पेंडुलम नहीं, घड़ी का सुई जो होता है वो। अब देखिएगा ओसिलेटरी मोशन या पीरियोडिक मोशन, किसी पिंड के आगे बाएं पीछे अवरोधन गति के रूप में जाना जाता है। मतलब मोशन ऑफ पेंडुलम, मूवमेंट ऑफ ब्रांचेज, मूवमेंट ऑफ द वाइज गिटार, ये सारी चीज़ क्या हैं, पीरियोडिक हैं। जैसे में आप देख सकते हैं ये लट्टू जो होता है ये आपका पीरियोडिक है, और ये देखिए आगे पीछे दाएं बाएं होते हैं। इसके अलावा झूला भी हमारा इसी में आ जाता है, पेंडुलम भी इसी में आ जाएगा, घड़ी का पेंडुलम जो है इसी में आ जाता है। अब डिस्प्लेसमेंट देखेंगे क्या है, समय के साथ परिवर्तन सदिश राशि होता है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए देखते हैं आपकी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है। तो ये देखिए ये इक्वल पथ में होता है, इक्वल पथ में नहीं होता है। ये अदिश राशि होता है, ये सदिश राशि होता है। ये ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, ये ऑलवेज क्या होता है, निगेटिव रहता है। वही चीज़ है। अब आगे देखिएगा, अगर हमको एवरेज औसत चाल निकालना है तो कुल दूरी बटे कुल समय को एवरेज औसत चाल कहा जाता है, एवरेज स्पीड कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके, न्यूमेरिकल आते हैं। वेग का भी देख लीजिएगा, प्लस में है, विभवांतर बटे वोल्ट होता है। वेग क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। औसत वेग अगर हमको निकालना है, मेन फार्मूला मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ, कुल विस्थापन बटे कुल समय होता है। ये क्योंकि रिवाइज सेशन है तो आप इसको देख लीजिएगा। उसी तरह से एक्सेलरेशन जो होता है वो आपका dv/dt, ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आते हैं, एक्सेलरेशन का है। यहीं से अगर हमको v निकालना होता है, अगर v निकालेंगे तो ds/dt होगा, अगर s निकालना होता है ut² + tt+2 होगा। ये प्रूफ करवाएंगे नहीं, यहाँ से वेलोसिटी निकालना है तो v ds 8/3 हो जाता है। t का मान 0 हुआ तो v 0.3 हो जाएगा, तो यानी v का मान जो हमारा आ जाएगा 3 मीटर प्रति सेकेंड आ जाता है। उसी पे देखेंगे तो 3t + 8 यहाँ से निकालेंगे तो a बराबर dv/dt निकालेंगे तो 3 + 3/3, t बराबर 3 सेकेंड, तो a 3 + 3 तो आपको 27 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो यानी e क्या होता है, एक्सेलरेशन हमको मिला dv/dt, और v क्या निकला, ds/dt निकला, और इस क्या निकला 4t², इसका मान क्या 4t², 3t+2, जहाँ पे v वेलोसिटी निकाला हो तो ds/d2 यानी डिस्टेंस और टोटल टाइम, 3 + 3 t 0 होगा, v 0 होगा, तो v बराबर 3 मीटर प्रति सेकेंड होगा, वही चीज़ है।
अब आते हैं हम लोग यहाँ पे फोर्स, अगले चैप्टर में आते हैं फोर्स, देखते हैं बल। तो आप समझ सकते हैं पुश एंड पुल विच आर कॉल्ड फोर्स। किसी पिन पर लगने वाला बल, धक्का या खिंचाव जो अपनी विरामावस्था या गति अवस्था को बदल देता है वो क्या कहलाता है? बल कहलाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये खींच रहे हैं और ये पुश कर रहे हैं, ये पुल कर रहे हैं और ये पुश कर रहे हैं, तो ये इसमें क्या लग रहा है? बल लग रहा है, इसको बल बोलेंगे। फोर्स बराबर देखिए क्या होता है, F=ma होता है। और बल की परिभाषा न्यूटन की गति के प्रथम नियम से मिलती है, जहाँ F=ma होता है, m मास और एक्सीलरेशन होता है। बल का फॉर्मूला न्यूटन की गति के दूसरे नियम देता है। ठीक है। फोर्स में फोर्स का यूनिट जो होता है वो क्या देखता है? न्यूटन देते हैं। MKS में किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। और CGS में डाइन होता है, CGS में डाइन होता है। अब देखिए 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है? 10⁵ डाइन। 1 डाइन बराबर होता है 10⁻⁵ न्यूटन। और डायमेंशनल फार्मूला इसका बीमी सूत्र F m है, तो m द्रव्यमान का हो गया और इसका LT² हो गया, F=mLT² हो जाता है इसका बीमी फार्मूला। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट ऑफ ब्रेक है, F=ma, m मास है, एक्सीलरेशन है, यूनिट न्यूटन होता है। MKS पद्धति में देखेंगे तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड में, CGS में डाइन होता है, 1 मीटर में 10⁵ डाइन होता है। और इसका डायमेंशनल फार्मूला जो होता है mLT² होता है। देख लिए। अब यहाँ पे बल के प्रकार देखेंगे, ये जितने भी हैं बल के आपके एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं। अब इसके ये टोटल क्या है? एग्जाम्पल है। ये टोटल क्या है? एग्जाम्पल हैं बल के। अब देखिए बल जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक संतुलित बल होते हैं, एक असंतुलित बल होता है। तो संतुलित बल, इसमें रिजल्ट जो मिलेगा 0 डिग्री पे मिलेगा और एरिया कॉल्ड बैलेंस फोर्स, F=0, यानी F का मान 0 होता है। असंतुलित बल में क्या होता है? इसमें 0 नहीं होगा, फोर्स की मान 0 नहीं होगा, एक्सिंग करता है, इसको बोलते हैं। अब हिंदी में भी आप देख सकते हैं संतुलित बल, किसी पिंड पर कार्य करने वाले सभी बलों का परिणाम शून्य है तो बलों को संतुलित बल कहा जाता है। यानी F=0, F1 + F2 + F3 = 0। तीन आदमी मिलके यहाँ पे लिखा है, देखिए F1 F2 F3 F1 F2 F3 बराबर ये 0 अगर हो गया तो इसको संतुलित बल कहेंगे। और असंतुलित बल में देखिएगा कि असंतुलित बल में कोई भी पिंड है, परिणामी बल शून्य नहीं होता है, बलों को असंतुलित बल कहा जाता है। जैसे F1 + F2 को ऐड किए तो F3 निकला, साफ आपको दिख नहीं रहेगा। F1 + F2 इधर मिलके F3 बना, ये असंतुलित नहीं है क्योंकि मान इधर का वैल्यू क्या हुआ? शून्य नहीं आ रहा है, इसलिए असंतुलित है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे संतुलित बल और असंतुलित बल का। अब देखिए एडिशन ऑफ फोर्स, बल को जोड़ते कैसे हैं यहाँ पे दिखाया गया है। QB है, PA है, P अगर यहाँ पे समानुपाती होता है, Q होता है, तो R अगर निकालना हमको तो R को निकालेंगे PA² + Q² 2PQ cos थीटा, इससे निकालते हैं। tan थीटा बराबर Q sin थीटा हो जाएगा बटे P + cos थीटा हो जाएगा। अब देखिए टाइप ऑफ फोर्स अब टच के हिसाब पे देखेंगे तो ये दो तरह का होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। गैर टाइप ऑफ फोर्स में देख लीजिए कॉन्टैक्ट फोर्स क्या क्या है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या क्या है। मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, फ्रिक्शन, ये टोटल क्या हो जाएंगे। और ये देखिए अप्लाई फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, डायरेक्ट फोर्स, ये टोटल क्या है? ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। देखिए किसी वस्तु को खींचने या ढकने के लिए दो वस्तुओं के बीच में संपर्क लगाते हैं, मतलब जिसमें हमें टच करने की ज़रूरत होती है वो कॉन्टैक्ट फोर्स है, जिसमें टच करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे किकिंग अप, पुलिंग ऑन कार, किकिंग ऑन फुटबॉल, ये इस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया जाता है, वो भी टोटल क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स है। और जिसमें खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स में हम देखेंगे तो कॉन्टैक्ट फोर्स दो तरह का होता है, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, स्पिंडल फोर्स, आइए देखते हैं इसको। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? जब दो सतह, मान लीजिए कि दो समतल ले लिए और इस पे ये
दो सतह लिए एक एक ऊपर चढ़ गया ये, तो इसको हम लोग घर्षण कहेंगे। दो संपर्क के बीच कार्य करने वाले बल जो एक शरीर के दूसरे पर गति का विरोध करता है, मतलब एक सतह हो गया, फिर एक अगला आया गति का विरोध किया, इसको हम लोग बोलेंगे फ्रिक्शनल बल। अब देखिए, अच्छा फ्रिक्शनल बल हो गया, उसके बाद से आपका क्या था, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब घर्षण बल हो गया। दूसरा था पेशी बल, जिसमें हमें मांसपेशियों की ज़रूरत पड़ती है, मसल्स की ज़रूरत पड़ती है, उसको मस्कुलर फोर्स कहा जाता है। ठीक है, दोनों समझ गए। अब देखिए तीन सिंपल है असंपर्क बल। असंपर्क बल जिसको हम लोग टच नहीं करते हैं, ये तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं चुंबकीय, एक होते हैं विद्युतीय, एक होता है गुरुत्वाकर्षण। तो आइए देखते हैं चुंबकीय बल। आप देखिए मैग्नेटिक फोर्स इसके एग्जाम्पल हैं जो चुंबक के द्वारा लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे सेफ था, न्यूटन ने बताया था, वो अपने आप नीचे गिर जाता है, इसमें टच की जरूरत नहीं पड़ती। इलेक्ट्रिक फोर्स की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे ही ये हाथ लेके जाते हैं लग जाता है। अब इसी में आता है, फोर्स में ही आता है आपका अभिकेंद्रिक बल। अभिकेंद्र बल यानी किसी भी जो चीज़ है, वस्तु है, उसके बीच में लगने वाला बल जो होता है, सेंटर में लगने वाला बल अभिकेंद्रक बल कहलाता है। तो ए इक्वल टू V इक्वल टू डब्लू आर, एफ है यहाँ पे, एफ इक्वल टू एम इंटू डब्लू, एफ इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाई आर हो जाता है। ये फार्मूला आपका आता है। उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण जो है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति चारों ओर प्रकृति और कृत्रिम की गुरुत्वाकर्षण बल आश्चर्य अभिकेंद्रक बल प्रदान करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, या किसी मोड़ पर रेल या कार के घूमते समय पहिया जो होता है, सड़क पर लगने वाला घर्षण बल क्या होता है, वो अभिकेंद्रक बल प्रदान करता है। मौत के कुएं में मोटरसाइकिल का अंदर गया तो अभिकेंद्रक बल यहाँ पे काम करता है। कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाले बल जो होता है उसको भी अभिक्रिया बल कहते हैं, जो कि क्या है, गलत है, अंदर अंदर ही लगना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अपकेंद्रीय बल का उदाहरण मोर पर कार है, चक्रीय झूला है, क्रीम निकालने की मशीन है, ड्राई क्लीनर है, ये सब इसके क्या हैं, एग्जाम्पल है। अब आगे देखते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण देखिए, एक पारित घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। किसी अक्ष से पारित एक बल आघूर्ण उस बल के परिणाम के तथा अक्ष के बल की क्रिया की रेखा के समगुण के बराबर होता है। बल आघूर्ण बराबर होगा बल गुणे बाहरी बल। इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो न्यूटन प्रति मीटर होता है। ये उदाहरण क्या है, घरों में पीसने वाला जाता जो होता है, कील दूर लगाया जाता है ताकि जाता को आसानी से घुमाया जा सके। पानी निकलने वाला हैंड होता है, कुम्हार जो चाक होता है वो घुमाता है, वो होता है। ये टोटल क्या होते हैं, बल आघूर्ण के एग्जाम्पल है। अब लॉ ऑफ मोशन देखते हैं, गति के नियम। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है आप जानते ही हैं, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में तो वो विराम में ही रहेगी, गति की अवस्था में तो गति में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल काम नहीं करता है। न्यूटन का फर्स्ट नियम करता है, 1687 ईस्वी में ये दिए थे। और बल की परिभाषा न्यूटन का विराम पहला नियम ही देता है। बल का परिभाषा पहला नियम यहाँ पे देखिए है, रुकी हुई गाड़ी अचानक चल पड़ती है, चलती हुई गाड़ी अचानक पड़ने पर बैठ जाएगी और झुक जाते हैं, इसका सबका एग्जाम्पल है। अब देखिए उदाहरण, कंबल का हाथ से पर ठंडे पीटने पर इसमें झूल निकलती है, न्यूटन के दूसरे गति का नियम है। पेड़ की टहनियों पर यहाँ चलते हैं, वो देखिए फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, दिखाया गया इसमें। सेकंड नियम क्या है, एफ यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल होगा। वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होता है और आरोपित दिशा में होता है। इस नियम को बल का फॉर्मूला इसी नियम से निकलता है, यानी न्यूटन का सेकेंड नियम है ये। आगे देखेंगे उदाहरण, समान वेग से आती हुई क्रिकेट टेनिस गेंद से गेंद को आसान होता है, क्रिकेट खिलाड़ी से तेज़ी से कैच करता है, तो ये न्यूटन का दूसरा नियम होता है। कराटे खिलाड़ी जो हो गया, न्यूटन सेकेंड लॉ यही है। फिर डी पी इक्वल टू डी टू डी एम भी बाई डी टी हो जाएगा, एफ एम एन ए हो जाएगा, आपको पता है। ये दूसरा फॉर्मूला निकलता है। जैसे यहाँ पे मास लग रहा है 400 kg का, फोर्स लग रहा है 40 kg का, 40 kg यहाँ पे 400 kg लग जा रहा है फोर्स, तो ये सेकेंड लॉ है इनका। अब देखिए संवेग देखेंगे, संवेग क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम देखें, किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। P इक्वल टू
m/v होता है। फार्मूला ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आवेग देखते हैं आप, इम्पल्स, जब किसी वस्तु को बल के थोड़े समय के लिए गिराते इसे आवेग कहते हैं। ऐसा यूनिट न्यूटन प्रति सेकंड होता है, इक्वल टू F इंटू डेल्टा टी होता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? क्रिया प्रतिक्रिया वाला, क्रिया समान प्रतिक्रिया विपरीत प्रतिक्रिया होती है, उसको न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। जैसे नाव के किनारे ज़मीन पर कूदने पर नाव पीछे हटती है, रॉकेट को आगे बढ़ना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगता है, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, ये सब क्या है? न्यूटन का थर्ड लॉ है। आप यहाँ पे फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं। एक्शन रिएक्शन आप फिगर से देख सकते हैं। अब आते हैं वर्क। नेक्स्ट हमारा चैप्टर जो है वो है वर्क। वर्क किसको बोलते हैं? कार्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आती है। यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति से हट जाती है तो वही कार्य होता है। कार्य विस्थापन की दिशा में बल के घटक और विस्थापन के परिणाम के गुणनफल होता है, यानी W बराबर F इंटू डी। वर्क हो गया। फार्मूला आपका इसका जो होगा देखिए, फोर्स विस्थापन ऐसा यूनिट जूल होता है, अदर यूनिट अर्ग होता है, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। काम की अन्य इकाइयाँ क्या क्या होती हैं ये भी देख सकते हैं। अर्ग 10⁻2 जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻10 जूल, कैलोरी में 4.18 जूल, किलोवाट में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये देखिए आपको दिखाया गया है वर्क के बारे में। यहाँ पे WFD cos थीटा होता है, ये थीटा हो गया, ये F पे है, ये डी पे है, तो परावर्तन के नियम से ये थीटा का मान बराबर होता है FD cos थीटा के बराबर होता है, क्योंकि 30 डिग्री पे है। यहाँ पे आप मान निकाल सकते हैं, ये तालिका त्रिकोणमिति में जो पढ़ना है। यहीं पे क्वेश्चन आपको एक दिया गया है, इसी पे एक क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। न्यूमेरिकल आते हैं, किसी वस्तु पर 100 N बल लगता है तो 60 डिग्री कोण के साथ 10 मीटर विस्थापित तो किया गया है। WFD cos थीटा यूज कर लीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए। 100 × 10⁻1/2 होता है, 500 जूल इस पर क्या होगा? बल लगेगा, वर्क लगेगा। इस फार्मूला से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। यहाँ पे सॉल्व हुआ है। अब देखिए कार्य के प्रकार क्या होता है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। तो सकारात्मक या पॉजिटिव साइन रहेगा, यानी थीटा का मान क्या होगा? 90 डिग्री से बड़ा होगा। इसके अपोजिट में काम होगा। बल की दिशा जब विस्थापन में होती है, नेगेटिव में क्या होगा? इससे छोटा होगा, 120 डिग्री का एंगल बनेगा, और नेगेटिव वर्क डन में 120 डिग्री का एंगल बनेगा। और जीरो में देखिएगा कि सब कुछ जीरो हो गया है, किसी वस्तु को बल लगाया तो विस्थापन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, तो इसलिए W बराबर 0। यदि कोण समान लेकर एक जगह पर रखा रहता है तो कार्य 0 होगा। यदि कोई उपग्रह ग्रहवृत्तीय गति में घूम रहा है तो भी इसका मान वर्क 0 होगा। अब आते हैं एनर्जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कार्य करने की क्षमता को हम लोग एनर्जी कहते हैं। इसका ऐसे यूनिट क्या होता है? जूल। CGS यूनिट कैलोरी होता है, एक कैलोरी में 4.2 जूल होता है। अब एनर्जी जो होता है 2 तरह का होता है, एक स्थितिज ऊर्जा, एक गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा देखिए इसको क्या बोलते हैं मैकेनिकल में, किसी स्थिति के कारण उसमें जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसके कारण क्या कर सकते हैं? तो आकार में परिवर्तन होता है, पहला रीजन आकार में परिवर्तन के कारण होता है, ऊंचाई के कारण होता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं संग्रहित ऊर्जा, बाढ़ में जब पानी आता है ऊंचाई संग्रहित होता है, स्प्रिंग के आकार में परिवर्तन, टोटल चीज़ क्या? E बराबर mgh, टोटल चीज़ एग्जाम्पल है। स्थितिज ऊर्जा को हम लोग दिखाते कैसे हैं? U से। U बराबर होता है mgh, m क्या है? मास है, g ग्रेविटी है, और h क्या है? हाइट है। क्वेश्चन इस पे दिया है, देखिए एक क्वेश्चन है, m है 50 kg और h हमारा दिया है 10 मीटर। तो E बराबर mgh निकालने के, g का मान आपको 10 मीटर प्रति सेकेंड होता है, निकाल लेंगे यहाँ से 500 जूल आ जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी देखिए, काइनेटिक एनर्जी क्या है? गतिज ऊर्जा, गति के कारण जो ऊर्जा होती है इसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे नदी में पानी की गति उड़ता हुआ पक्षी, ये आपके काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 हाफ m² होता है। m आपको पता है मास, v वेलोसिटी होता है। इस पे क्वेश्चन आते हैं, देखिए m1 m2 दिया है, यहाँ से आसानी से क्वेश्चन निकाला जा सकता है, 1:9 होगा। और क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, मैं पॉइंट को ही बता देता हूँ। गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध क्या क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए k = 1/2 mv, इसका p = mv होगा।
एक्स एम इंटू एक्स 1/2 m² v² 1/2 ये mv² हो जाएगा। mv² क्या हमारा p² है, m का m रहेगा तो ke बराबर p²/2m होता है। ये क्वेश्चन इससे आए हुए थे ऑब्जेक्टिव में। और p यहाँ से निकालेंगे हम तो p हो जाएगा √2me पावर इसका पूछेगा। तो अब देखिए ऊर्जा संरक्षण के नियम। ऊर्जा के संरक्षण का नियम तो देखिए यहाँ पे ऊर्जा के संरक्षण लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा को ना तो बना सकते हैं नहीं नष्ट कर सकते हैं, इसे बस सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। इस नियम को हम लोग ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। सिंपल है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम आप समझ पाए होंगे कि इसको हम ना ही नष्ट कर सकते हैं नहीं बना सकते हैं, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में ये क्या होता है, इसको चेंज करता है। इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी, लेकिन ये पीडीएफ सही नहीं हुआ है जिसके पास ये समझ में नहीं आ रहा। आइए नीचे देख लेते हैं इसको क्या होता है। बैटरी जो होता है उसमें केमिकल एनर्जी पाया जाता है। बैटरी में केमिकल एनर्जी पाया जाता है। रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा में चेंज कर देता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा में चेंज करता है केमिकल एनर्जी बैटरी जो होता है। इस तरह से विद्युत ऊर्जा है, विद्युत मोटर है। विद्युत मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। ये क्वेश्चन आता है यहाँ से। डायनेमो जो है वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। डायनेमो का वर्क है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सोलर कुकर में देखिए सौर ऊर्जा जो है वो सौर ऊर्जा किस में चेंज होता है, वो विद्युत ऊर्जा में चेंज होता है, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आते ही है एग्जाम में। इससे क्वेश्चन पूछते ही हैं। बीपीएससी में भी पूछा था और इसमें भी पूछा है। मेन बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट इसके बाद से कार्य पढ़ लिए, बल पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे शक्ति, पावर। P = क्या होता है, W/T वर्क डाउन बाई टाइम, यानी एकांक समय में किए गए कार्य को हम लोग शक्ति कहते हैं। कोई व्यक्ति इकाई समय में जितना वर्क करता है उसी को कहा जाता है शक्ति। ठीक है, शक्ति को आप देखेंगे तो ये क्या होता है, P = F/V भी होता है, वेलोसिटी बाई फोर्स। ऐसा यूनिट जो होता है इसका वाट होता है, और 1 किलोवाट में 10⁻³ वाट होता है। 1 मेगावाट में 10⁶ वाट होता है। और इसी का पॉइंट है, अभी देखेंगे कि ये W, kW, MW, HP शक्ति के पावर के मात्रक है। इसके 3-4 मात्रक होते हैं, वाट, किलोवाट, मेगावाट, हॉर्स पावर इसके मात्रक होते हैं। वाट सेकेंड, वाट घंटा, किलोवाट घंटा कार्य अथवा ऊर्जा के मात्रक ही आपको पता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ वाट सेकेंड पर जूल होता है, और 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। इसी में आप देखेंगे 1 हॉर्स पावर = कितना होता है, 746 वाट होता है। अब यहाँ से अगर पावर निकलना हो, विभवांतर मालूम हो और प्रतिरोध मालूम हो तो वो P = V²/R हो जाएगा, जहाँ V क्या है विभवांतर और R क्या है रेजिस्टेंस है, यानी आपका प्रतिरोध है। तो इसी से हमें मिलता है संवेग और वेग के अनुपात। P/V = mv/v = मास, यानी द्रव्यमान हो गया ये। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे है बयांसी, उत्प्लावन बल। ये भी इम्पोर्टेंट है पॉइंट। उत्प्लावन बल किसे कहते हैं, यहाँ से ही पहचान सकते हैं, इसके नाम से ही पहचाना जा सकता है। उत्प्लावन बल यानी ऊपरी बल, जिसके द्वारा तरल द्रव्य में डूबी रहती है, और इसके ऊपर लगने वाले बल, ऊपर की ओर लगने वाले बल को उत्प्लावन बल कहता है, जिसे अपयश के नाम से भी जाना जाता है, अपराष्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये सिद्धांत वैसे है जिसमें कोई भी डूबी हुई वस्तु रहती है वो ऊपर की दिशा में एक बल लगाती है। ऊपर की तरफ जो बल लगता है ना, उसी को उत्प्लावन बल कहते हैं। जैसे ये पानी है, एक जार में पानी रखा गया है, तो द्रव्य डालेंगे और नीचे से ये बल लगाएगा, ऊपर उठ के जाएगा, उसी को उत्प्लावन बल कहा जाता है। इसी पे आर्किमिडीज जो है एक सिद्धांत दिए थे कि क्या होता है, ये देखते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उत्प्लावन बल पे ही ये काम करता है कि जब कोई वस्तु पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी तरल पदार्थ में डूबी होती है तो ऊपर की ओर एक बल
जिसे उत्तोलन बल कहते हैं उस पर कार्य करता है, जो संख्यात्मक रूप से वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के वजन के बराबर होता है। मतलब उसमें जो वैल्यू होगा उसका उसके वजन के बराबर होता है। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। इन्होंने ये चीज़ बताया था। देखिए यहाँ पे ये फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। mg है, Fb है, ये जितना बल लगाएगा उसी के बराबर होगा। W=Fb होगा और W से बड़ा है, यहाँ छोटा हो जाएगा। ये टोटल चीज़ आप देख सकते हैं। PDF में बहुत जिसने भी PDF जो बनाया है वो ब्लर कर दिया इसको, जिससे दिक्कत है। अब उतना समय लगेगा PPT बनाने में, इसलिए आप थोड़ा सा एडजस्ट कर ले। कैपलर लॉस देखेंगे आप यहाँ पे क्या है। कैपलर लॉ जो है वो बताते हैं मैं। देखिए कैपलर नियम जो है वो थर्ड नियम है लॉ ऑफ पीरियड टेबल का, ठीक है। किसी ग्रह के सूर्य के औसत की दूरी का घन होता है, जैसे T1/T2 R1/R2, इसका त्रिज्या दिया है और समय दिया है। वो T के वर्ग के समानुपाती होता है, उसकी परिक्रमा करता है, उसके T के वर्ग के समानुपाती होता है कैपलर। अब उसके बाद से प्रेशर है, दाब है। दाब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर किए गए कार्य बल के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका ऐसे यूनिट पास्कल होता है दाब का, और यूनिट जो देखेंगे क्या होता है, टोटल एरिया हो गया, और उसके बाद से किया गया क्षेत्र पर किया गया कार्य एरिया होता है। यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे खगोलीय पिंड है, द्रव्यमान कितना कितना होता है और त्रिज्या क्या होता है। खगोलीय पिंड में पृथ्वी का देखेंगे तो 5.98 10⁻15 6, और इसका त्रिज्या क्या होता है 6.37 × 10⁴। चंद्रमा का 7.64 × 10⁻, ये और 1.714 × 10⁻16, ये चंद्रमा का होता है। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आते ही आते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है ये देख लीजिए कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। तो m का मान दे दिया है, यानी द्रव्यमान दे दिया है 10 kg। W बराबर क्या होता है mg, तो 10 गुणे g का मान आपको पता है, g का मान कितना होगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 98 मल्टीप्लाई करेंगे तो W क्या हो जाएगा 98 न्यूटन। ये तो समझ में आ रहा होगा, 98 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो हट जाएगा। 98 न्यूटन उस पर बल कार्य करेगा। कैप्चर लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, तो किसी ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्त है जिसमें एक फोकस पर सूर्य है। कैप्लर लॉ क्या कहता है कि किसी ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्त है, मतलब ये ग्रह है, इसकी कक्षा जो है एक दीर्घवृत्त है जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है। एक फोकस पे क्या होता है सूर्य होता है, और ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा के समय के समान अंतराल के समान क्षेत्रों को ये पार करती है, जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। तो यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से हमारा G निकल जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स निकल जाएगा। G देखिए G = mr1², G बराबर हो जाएगा Gm r², और G का मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। G का मान हो जाएगा 6.66 इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर, या m 6 इंटू 10⁻24, तो R का मान निकल जाएगा 6.4 इंटू 10⁻6। फार्मूला नेक्स्ट देखेंगे तो क्या होगा Gm, यानी यहाँ पे मास हो जाता है G = 6। अब देखिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम मोशन ऑफ फॉर फ्रीलिंग ऑब्जेक्ट क्या क्या होता है। फार्मूला यहाँ पे देखिए V = U + T, ये बन जाता है VUG U + GT। इधर यूएटी रहता है और इधर जाके एक्सेलरेशन होता है, इधर जाके ग्रेविटी बन जाता है। S = क्या है UT + 1/2 ½ तो यहाँ H निकलेगा U2 + 1/2 GT² हो जाएगा। फिर इस तरह से भी है तो U² + 2S होता है, तो U² + 2GH हो जाएगा। ग्रेविटेशनल में ये चेंज हो जाता है सेम, और ये दूरी में रहता है, आपको पता है, पहले मैं इसको बता चुका हूँ। अब देखिए मास पढ़ना है। द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा की माप है, आपको पता ही है। सामान्यतः किसी भी स्थान और समय पर किसी पिंड का द्रव्यमान नहीं बदलता है, यह स्वतः स्थिर रहता है, कभी भी जीरो या नकारात्मक नहीं होता है और द्रव्यमान, और किसी भी पिंड पर ये बदलता नहीं है। और ये क्या है, ऐसा यूनिट जो होता है इसका kg होता है, और स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब ये अदिश राशि होता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि जब दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी हो जाती है तो उनके गुरुत्वाकर्षण मान कैसे बदल जाता है जब आधी हुई तो F = 1/r², और इसकी आधी करना है तो r/2 का स्क्वायर हो जाएगा।
F=4F हो जाएगा। जैसे यहाँ पे M1 है, M2 है, F1 है और R2 है, मान आधा हो गया है तो क्या है, तो यही हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, F1 यहाँ पे 4 ऊपर चला जाएगा, R² नीचे आ जाएगा, ये पलट जाता है। अब देखिए ग्रेविटी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, त्वरण के समय, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण किसी वस्तु द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्राप्त त्वरण है। जैसे इसको डिनोट करते हैं किससे, जी से, और ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। इसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है, परिणाम और दिशा दोनों पाया जाएगा। फार्मूला क्या होता है इसका, फार्मूला आप देख सकते हैं, F=A m1 m2 r²। F ये एक्सीलरेशन हो जाएगा, यानी G m1 m2 r²। F बराबर ma इक्वेशन 2 इक्वेशन फर्स्ट निकलता है यहाँ से। आप यहाँ पे डायग्राम पे देख सकते हैं, ये m1 है, m2 है और ये r है, ठीक है। फिर यहाँ पे जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या निकलेगा, Gm1 m r², m बराबर ma, m से m कट जाता है तो ये G=2 निकल जाता है Gm/r², ठीक है। अब देखिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का लॉ क्या होता है, इसे कहा गया है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड एक दूसरे को एक बल आकर्षित करता है जो उनके द्रव्यमान के उत्पाद के सीधे अनुपातिक होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुपाती होता है। मतलब एक ये पिंड है, ये भी पिंड है M1 M2, ये बल लगा रहा है, यहाँ भी बल लगा रहा है, यहाँ दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं और एक दूसरे के ये व्युत्क्रम अनुपाती होते हैं। तो F=m1 × m2, F=1/r²। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमारा निकला, F समानुपाती होता है m1 m2 के और F समानुपाती होता है 1/r² 2 के। F व्युत्क्रम अनुपाती होगा m1 m2 और r² के, यानी F= क्या हो जाता है, अब ये चेंज हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण m1 × m2/r²। अब आइए गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है क्या होता है, ये देखते हैं इस पे अदर वर्ड्स में। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ग्रेविटी से क्वेश्चन पूछता ही है, चाहे रेलवे हो चाहे कुछ भी हो, चाहे टीचिंग में तो पूछना ही है। गुरुत्वाकर्षण बल एक क्या है, गैर संपर्क बल है। यह प्रकृति में सदैव आकर्षक गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। वह सीधे द्रव्यमान पर और विपरीत रूप से दूरी के वर्ग पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करेगा, द्रव्यमान पे और विपरीत रूप से दूरी के वर्ग पर। व्युत्क्रम वर्ग नियम आवेश द्रव्यमान चुंबकीय ध्रुवों पर लागू होता है। और देखिए वी कैन, अब क्या क्या हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे देखिए, वी कैन कंक्लूड भी ऑब्जेक्ट, भी डिस्प्लेसमेंट, एफ डब्ल्यू लिक्विड में होता है, एप्लीकेशन हाइड्रोमीटर, लिक्टोमीटर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शिप, बोर्स एंड सबमरीन, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। किसका, आर्किमिडीज सिद्धांत किस पे काम करता है, या इस पर क्या क्या बनाया जाता है, हाइड्रोमीटर में, इलेक्ट्रोमीटर में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शिप में जहाज जो बनता है उसमें उपयोग किया जाता है, बोट एंड सबमरीन में इसका उपयोग किया जाता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत जो होता है इस पे काम करता है और गुरुत्वाकर्षण इस पे काम करता है, ठीक है। तो अब ये लगभग आपका ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और कहीं कहीं पे PDF में आपको दिक्कत है, क्योंकि जो PDF डाउनलोड किया है, जो बनाया है, वो ब्लर कर दिया है PDF को, जिसकी वजह से कहीं कहीं पे साफ दिख नहीं रहा होगा। तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, मेन पॉइंट जो है वो आप समझ लेंगे। और आई होप आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए वीडियो। लगभग मैं इसे 40 से 45 मिनट में मैं आपको इसको कवर करने का प्रयास किया हूँ। केवल फिजिक्स समय ना होने की वजह से, ज़्यादा बिजी होने की वजह से मैं और सेपरेट क्लासेज आपको नहीं दे पाया। लेकिन इसे देख लेंगे तो फिजिक्स के क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन तो आप जरूर, 2 से 3 क्वेश्चन फिजिक्स के क्वेश्चन जितने आएंगे तो आप तो जरूर कर ही सकते हैं, चाहे वो 9th 10th हो, चाहे आपका 6 to 8 हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और बेस्ट ऑफ लक जिनका कल एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम बढ़िया से दें। और मैं विश करूँगा कि आप लोग सभी अच्छा से एग्ज़ाम को कवर करें और टाइम से पहुँच जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। जय हिंद, जय भारत।